कैसे हो दोस्तों। आपकी इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पूरा 100% कवर है स्टडी मटेरियल के साथ। और प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और प्लीज़ फीडबैक शेयर करना। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, हम एग्जांपल लेते हैं टाटा ग्रुप का। अब टाटा ग्रुप के रिस्टोर सेगमेंट में काफ़ी कंपनीज आती है, बट अभी हम दो लेके चलते हैं, सोनाटा और टाइटन। अब सोनाटा है वो लो कॉस्ट स्ट्रेटजी फॉलो कर रही है और टाइटन है वो प्रीमियम सेगमेंट को फॉलो कर रही है। अब इस स्ट्रेटजी के चलते क्या हो रहा है, एक तो दोनों आपस में कॉम्पिटिशन नहीं दे रहे, ऊपर से सोनाटा की मार्केट अलग होगी, टाइटन की अलग होगी। अब इस कारण इनका मार्केट शेयर इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी इज टू जनरेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इंक्रीज मार्केट शेयर, बीट कॉम्पिटिशन, कैन बी अचीव थ्रू। ये कैसे अचीव होएगा, जब एक आपके पास कस्टमर होंगे और आप कंपटीशन बड़े अच्छे तरीके से दे पा रहे हो कि आपके सामने कोई स्टैंड नहीं कर पा रहा। और थर्ड है जब आपके पास मार्केट शेयर अच्छा हो गया हो। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या होता है, आइडेंटिफाई करना आपके कॉम्पिटिटर्स को। कॉम्पिटिटर्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, जैसे आप मार्केट में जाते हैं, वहां देखते हैं कि एक ही प्रोडक्ट की कई सारी शॉप्स हैं, तो वो एक दूसरे को कंपटीशन दे रही हैं, तो ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट कैसे, जैसे आप शॉपिंग मॉल में गए, आपकी पॉकेट में 200 रुपीज है और आपको बहुत तेज भूख लगी है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, चाहे तो आप डोमिनोज जा सकते हैं या सबवे जा सकते हैं। अगर आप डोमिनोज में जाकर अपने अच्छे तरीके से पिज्जा खा ले तो आपको भूख खत्म हो जाएगी, तो आप सबवे में जा सकते हैं। और अगर आप सबवे में चले गए, डोमिनोज में जा सकते हैं। ये क्या होगा, एक इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन। अब कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के कारण आप समझ सकते हैं क्या, आप अपने कॉम्पिटिटर का मिशन, विजन, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, उनकी नीश मार्केट और उनकी कोर वैल्यू। अब स्टेप्स इन दी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, पहले आइडेंटिफाई दी कॉम्पिटिटर्स, आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, कितने बड़े हैं। अंडरस्टैंड दी कॉम्पिटिटर्स, उनकी प्रोडक्ट सर्विस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, और पुट ऑल दी इंफॉर्मेशन टुगेदर जब आप प्रॉपर एनालिसिस कर पाओगे। थैंक यू। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, the analysis of company internal and external situation by keeping in mind two important consideration. First, industry and competitive conditions. Second, company on capability, resources, strength and weakness. कंपनी के पास खुद का क्या है। Issues to be considered for strategic analysis. First, strategy is developed over a period of time. ये नहीं कि आपने सोचा स्ट्रेटजी बन जा और वो बन गई, नहीं, ये स्मॉल डिसीजंस को एक्यूमुलेट करके इकट्ठी बनाई जाती है धीरे धीरे करके। सेकंड, बैलेंस, देयर शुड बी वर्केबल बैलेंस बिटवीन द कंपनी इंटरनल पोटेंशियल एंड एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज, कि कंपनी के पास खुद कितनी ताकत है और एक्सटर्नल में कितनी अपॉर्चुनिटीज है, तो दोनों को आपस में मैच किया जाता है। थर्ड, रिस्क, इट कैन बी टू टाइप, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल क्या है, जब इंस्टेंसी हो जाती है कि आपकी स्ट्रेटजी के बीच में और जो इन्वायरमेंट में फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही है। और इंटरनल क्या है, जब विद इन ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्ट्रेटजीज मिसमैच हो जाती हैं। थैंक यू। इंडस्ट्री, ए ग्रुप ऑफ फर्म्स whose product have the same and similar attributes so that they can compete each other for the same buyers. Industry and competitive analysis help the getting clear picture of industry क्या फीचर है, कितना उसमें कंपटीशन है, ड्राइवर्स ऑफ चेंज क्या है उसके, मार्केट पोजीशन एंड स्ट्रेटजी ऑफ राइवल्स क्या रहेगी। फर्स्ट, डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर ऑफ एन इंडस्ट्री। इसमें हम देखेंगे हमारी इंडस्ट्री का क्या साइज है, नेचर है, कितने उसमें प्रॉफिट है, कितने उसमें ग्रोथ है, कौन से कितनी हमें कैपिटल चाहिए, कौन सा हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को ऑप्ट करेंगे, और आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का क्या इंपैक्ट आ सकता है। सेकंड, नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्पिटिटर्स, ये हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करेगा कि मेन सोर्स ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर कौन है और वो कितना स्ट्रॉन्ग है। और पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल है, उससे भी हम हेल्प ले सकते हैं। Figure of change refers to the forces that result in change in industry. Most dominant forces are known as driving forces. जैसे आपका इंटरनेट, ग्लोबलाइजेशन, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, इनोवेशन ऑफ प्रोडक्ट, इनोवेशन ऑफ मार्केट एंड चेंज इन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। फोर्थ, आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट कंपनीज, स्ट्रेटजी ग्रुप मैपिंग। ये टेक्निकें यूज की जाती है इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस के द्वारा। ये रिवील करती है कंपनी की पोजीशन को, ये कंपेयर करने में हेल्प करती है मार्केट पोजीशन को। स्ट्रेटजी ग्रुप क्या होता है, जो सिमिलर होता है कॉम्पिटिटिव अप्रोच में, पोजीशन इन द मार्केट और रिसेंबल ईच अदर इन सेवरल वे। फिर प्रोसीजर टू डू स्ट्रेटजी ग्रुप, फर्स्ट आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटिव अप्रोच, प्लॉट देम इन अ 2 वेरिएबल ग्राफ। थर्ड, assign the firm that fall in a same strategy group. Fourth, draw a circle around each strategy group. Fifth, likely strategic move of rivals. Sixth, key factor for competitive success, affect the industry member ability to prosper. अगर हमने इसको मिसडायग्नोज कर लिया तो हमारी स्ट्रेटजी मिसडायरेक्ट हो जाएगी। ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, टाइम टू टाइम वेरी करता है और इसके ऊपर हमें क्लोजर अटेंशन देनी जरूरी होती है। हाउ टू आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर्स, कस्टमर किस बेसिस पे प्रोडक्ट लेगा, उस प्रोडक्ट के अंदर क्या होना जरूरी है, और सेलर के पास कौन सी रिसोर्स और कैपेबिलिटी होना चाहिए। सेवंथ, प्रोस्पेक्ट एंड फाइनेंशियल अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री। कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे सबसे पहले मार्केट में ईवी व्हीकल का कॉन्सेप्ट एलोन मस्क लेके आए, तो अब उन्होंने क्या सोचा कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को कोई भी कॉपी कर लेगा इस कॉन्सेप्ट को, तो उन्होंने साथ में एआई को काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से बिल्ड किया।
उसके अंदर। साथ में उन्होंने गाड़ी की क्वालिटी एकदम सुपीरियर क्वालिटी दी और काफ़ी एक्स्ट्रा फीचर्स है। तो अब दूसरे कंपनी वाले एक फीचर को कॉपी कर लेंगे, दो को कर लेंगे। अब जब हम उसको कई सारी चीज़ों से इनबिल्ड कर देंगे तो वो कॉपी होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। Core competency is a unique strength of organization which is not shared by others. It is a combination of skill and techniques rather than individual skill and techniques. Core competency है वो बहुत ज़्यादा जरूरी होती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के लिए। और कोर कॉम्पिटेंसी उसे कहते हैं जब आप सिमिलर बिजनेस से अपने आप को डिफरेंशिएट कर पाते हो कि मैं इस चीज़ में इस तुमसे अलग हूँ। अकॉर्डिंग टू सीके पलाद एंड गैरी एमएल, कोर कॉम्पिटेंसीज आर आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज। ये वाला जनवरी 21 के एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए भी पूछा गया था। पहला है कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन। इसके अंदर कहते हैं कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज है वो काफ़ी यूनिक होना चाहिए जिसके कारण आपके कॉम्पिटिटर को इमिटेट करने में डिफिकल्टी होए। आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को काफ़ी अच्छा प्रोवाइड कीजिए जिसके कारण आपका कॉम्पिटिटर कॉपी ना कर पाए इजिली। और कॉम्पिटेंसीज है वो आपको यूनिक एज प्रोवाइड करती है। सेकंड है कस्टमर वैल्यू। आप अपने कस्टमर को रियल एक्सपीरियंस दीजिए जिसके कारण वो आपके ही प्रोडक्ट को चूज करे। उस प्रोडक्ट के अंदर सारी स्किल्स होनी चाहिए और जिससे फंडामेंटल बेनिफिट ड्राइव कर सके एंड कंज्यूमर। थर्ड आता है एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज। आपकी यूनिक स्ट्रेंथ को शो करते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन इसको यूज कर सकती है, आप पोटेंशियल मार्केट को एक्सप्लोरेट कर सकते हो। और जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एप्पल का, पहले एप्पल के फ़ोन काफ़ी यूनिक थे, अब उन्होंने क्या करा, एप्पल की वॉच, एप्पल के आईपैड, इन सारों को इंटरलिंक्ड करके एक इकोसिस्टम ड्राइव कर दिया। अगर आप एक बार एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आप सेकंड थर्ड मतलब उनके प्रोडक्ट लेने के लिए काफ़ी आपको वो रहती है मन के अंदर उत्सुकता। हाउ टू बिल्ड कोर कॉम्पिटेंसी, आपका ये May 22 के एग्जाम में भी है और शेड्यूल मॉड्यूल में भी इसका क्वेश्चन गिवन है। फर्स्ट पॉइंट आता है वैल्यूएबल। कोर कॉम्पिटेंसीज के कारण फर्म है वो एक्सप्लोर कर पाए अपॉर्चुनिटीज को और थ्रेट को एलिमिनेट कर पाए। सेकंड रेयर, कि कोर कॉम्पिटेंसीज आप उसको को जो लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स के पास ही अवेलेबल हो। थर्ड नॉन सब्सटीट्यूट, कि ये नहीं कि कोर कॉम्पिटेंसी को कोई आपका सब्सटीट्यूट इजिली डेवलप हो जाए, ऐसी कोर कॉम्पिटेंसी बनाओ जिसको इमिटेट करने में काफ़ी डिफिकल्टी आ जाए। फोर्थ कॉस्टली टू इमिटेट, कि आप कोर कॉम्पिटेंसी ऐसे बनाइए कि दूसरे वाला उसको कॉपी करने से पहले उसका पसीना आ जाए। वैल्यू चेन एनालिसिस इज फॉर डेवलपिंग कोर कॉम्पिटेंसी। इसके अंदर क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को वेरियस पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, फिर देखा जाता है हर पार्ट से कितनी वैल्यू एडिशन हो रही है। इट इन्वॉल्व्स 2 बेसिक स्टेप्स। पहले हम ये देखेंगे कि कितने पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं प्रोसेस को। सेकंड में हम ये देखते हैं कि हर पार्ट से कितनी वैल्यू एडिशन हो रही है। इट इज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस एज अकाउंटिंग एनालिसिस। इसके अंदर 9 बेसिक एक्टिविटीज आती है जो 2 कैटेगरीज में डिवाइड की गई है माइकल पोर्टर के द्वारा। वो 2 कैटेगरीज कौन सी है, प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या था, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, रॉ मटेरियल का आना, ऑपरेशन, रॉ मटेरियल का कन्वर्ट होना, आउटवर्ड लॉजिस्टिक्स, रॉ मटेरियल का कस्टमर तक पहुंचाना, फिर मार्केटिंग एंड सेल्स, कस्टमर को बताना कि हम ये प्रोडक्ट मार्केट में लेके आए हैं। फिर आता है सर्विस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस के लिए हमें देनी पड़ती। फिर सेकेंडरी एक्टिविटीज, हर एक प्राइमरी एक्टिविटीज की जो भी सपोर्ट होती है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज उसको प्रोवाइड करती है। इसमें आता है जैसे एचआर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है कि आपको जो भी मैन्युफैक्चरिंग है कहीं भी आपको किसी भी ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है वो एचआर डिपार्टमेंट ला के देते हैं जिस क्वालिफिकेशन की आपको नीड है। फिर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर कि आपको कोई भी काम करने के लिए प्रॉपर प्लेस चाहिए होता है, वो वर्क प्लेस को हम इंफ्रास्ट्रक्चर कह देते हैं। थर्ड टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट, कि आपको जो भी काम करना है उसके लिए कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी की नीड होती है। फोर्थ आता है प्रोक्योरमेंट, कि आपको रॉ मटेरियल किस प्राइस का चाहिए, कौन सी क्वालिटी का चाहिए, इस सब के डिसीजन को हम प्रोक्योरमेंट कहते हैं। मैनेजिंग लिंकेज में क्या कहते हैं, कोई कॉम्पिटेंसी है वो कभी ना कभी आपकी कॉपी हो जाएगी, तो उसको कॉपी होने से बचाने के लिए आप उसको पूरा मजबूत करने के लिए तो क्या कीजिए, उसके अंदर वेरियस लिंकेज प्रोवाइड कर दीजिए। मैनेजमेंट ऑफ लिंकेज और एबिलिटी टू कोऑर्डिनेट, जब ये दोनों मिलकर इकट्ठे काम करेंगे तो आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी होगी और डिफिकल्ट कॉपी होने के चांसेस बिल्कुल ना बराबर हो जाएंगे। और हम लिंकेज है वो वेरियस प्रोसेस में डिवाइड कर सकते हैं, तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी एंड प्राइमरी क्या, जैसे दिवाली आ रही है आपको आउटपुट ज़्यादा की जरूरत है तो आप इनपुट ज़्यादा मंगवा लीजिए। प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इसमें क्या, जैसे आपका आउटपुट ज़्यादा बन गया तो आप मार्केटिंग ज़्यादा कर दीजिए जिसके कारण आपका आउटपुट हो जाएगा। फिर थर्ड आता है सेकेंडरी, जैसे आपकी आईटी कंपनियां आपको एम्प्लॉयज एकदम बढ़िया चाहिए तो अपने एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज ज़्यादा अच्छे ले आइए। Competitive advantage is the position of a firm where they can maintain and sustain their favorable market position. It is the ability to offer something different to buyers by providing more value for money. It is a result of successful strategy. This position can be translated into higher profits, higher market share. It can be in the form of low-cost providers being unique, which is widely valued by its customers. Role of resource, capability and value creation in achieving competitive advantage. सबसे पहले आता है रिसोर्स. इट इज ऑफ 2 टाइप्स, टेंजिबल रिसोर्स विच वी कैन सीन एंड क्वांटिफाइड, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एक्सेट्रा. सेकंड आता है इंटेंजिबल रिसोर्स, इट इज डेवलप्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड डिफिकल्ट टू इमिटेट. एग्जांपल नॉलेज, ट्रस्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड मैनेजर, कॉपीराइट, पेटेंट, गुडविल एक्सेट्रा.
Capabilities exist when resources are purposefully integrated to achieving specific task or set of tasks. Example, efficient and effective control of inventories, product and design quality, digital technology, etc. Value creation is providing the goods and service to consumer with more worth. Value can be measured by features, quality, durability, availability, performance, service for which customer is willing to pay. It also includes the value creation for stakeholder. अच्छा, वैल्यू क्रिएशन है जो कस्टमर के कैसे पता चल सकता है, उनकी सेटिस्फेक्शन और उनकी हैप्पीनेस से। मैनी बिजनेस इज नाउ फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन इन टू कॉन्टेक्स्ट। वो दो कॉन्टेक्स्ट कौन सी है? फर्स्ट, कस्टमर है वो आपका सामान लेने के लिए तैयार है कि नहीं है। सेकंड, स्टेक होल्डर ने जो इन्वेस्टमेंट किया उनकी वैल्यू में अप्रिसिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिपेंड अपॉन द फोर कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट, ड्यूरेबिलिटी, period over which competitive advantage is sustained depend upon the firm resources and capabilities deployed. Second, transferability refers to the ability of rivals to gain access of necessary resources and capabilities. Third, immutability. If necessary resources and capabilities can't be purchased, then rivals need to build it from scratch. Fourth, appropriability refers to the ability of firm owners to appropriate the return on its resource base. पोर्टफोलियो एनालिसिस ये क्या है? डिसीजन मेकिंग टेक्निक फॉर मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन टेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड बिजनेस। ये किस लिए जरूरत आती है? कंपेटिटिव एनालिसिस एंड प्लानिंग के लिए फॉर मल्टी प्रोडक्ट मल्टी बिजनेस फर्म, ताकि वो ये देख सके उनका कोई बिजनेस पोर्टफोलियो करंट में कैसा चल रहा है और किसी भी बिजनेस पोर्टफोलियो को नो लेस या मोर इन्वेस्टमेंट की नीड है कि नहीं है। बिजनेस एनालिसिस करके वो ये देख सकते हैं कि किसी भी पोर्टफोलियो को ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एक बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस दैट मेक अप द कंपनी। और एक बेस्ट बिजनेस कौन सा होता है? जिसे ये पता होता है अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस, जिसके कारण वो अपॉर्चुनिटीज इन द इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट कर सकें। 3 कॉन्सेप्ट्स रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड फॉर डिफरेंट बिजनेस पोर्टफोलियोज। उसमें सबसे पहले आता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। ये क्या? की बिजनेस ये यूनिट है कंपनी की जिसके सेपरेट मिशन होते हैं, जिसके सेपरेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिन्हें हम इंडिपेंडेंटली प्लान कर सकते हैं। इट इज़ ए कंपनी डिवीजन और प्रोडक्ट विद इन अ डिवीजन और सिंगल प्रोडक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके? ये सिंगल बिजनेस हो सकता है या कलेक्शन ऑफ बिजनेस जिन्हें हम इंडिपेंडेंटली प्लान कर सकते हैं। इसके खुद के कॉम्पिटिटर्स हैं और इसके मैनेजर्स हैं, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लानिंग के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। सेकेंड, एक्सपीरियंस कर्व। ये एक सिमिलर है लर्निंग कर्व के, और ये कहता है आपके वर्कर की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज होगी जैसे जैसे वो रिपीटिव प्रोडक्टिव वर्क करेंगे। फिर ये कहते हैं कि आपकी कॉस्ट पर यूनिट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी जैसे जैसे आपके पास एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंस स्टार्ट होएगा इन कम्युलेटिव वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में। फिर ये कहते हैं लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कॉस्ट पर यूनिट कम होती है एज कम्पेयर टू स्मॉलर फर्म्स, क्योंकि उनके पास कंपैरेटिव एडवांटेज होती है। फिर एक्सपीरियंस का इफेक्ट है वो काफ़ी फैक्टर पे बेस होता है, जैसे आपके लर्निंग इफेक्ट हो गया, आपका प्रोडक्ट डिज़ाइन हो गया, आपके पास इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल हो गया, आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होगी। और इसके फीचर्स क्या क्या है कि जैसे जैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी उनका एक्सपीरियंस ग्रो करेगा, या आपको कॉम्पिटिशन में एज प्रोवाइड करेगा, और जितनी बड़ी और सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन होगी उनके पास उतना स्ट्रॉन्गर एक्सपीरियंस इफेक्ट रहेगा। थर्ड, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये एक बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है फॉर गाइडिंग स्ट्रेटेजिक चॉइस। ये एक एस शेप कर्व होता है जो आपको सेल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम शो करता है। इसके अंदर 4 स्टेजेस है। इंट्रोडक्शन, जिसमें आपकी सेल्स ग्रोथ रेट है वो काफ़ी स्लो होती है। सेकंड आता है ग्रोथ, जिसके अंदर मार्केट एक्विजिशन आपका काफ़ी स्टार्ट हो जाता है हाई ग्रोथ रेट पे। थर्ड, मैच्योरिटी, इसके अंदर आपकी सेल्स की ग्रोथ रेट होती है बट वो स्लो डाउन हो जाती है और आपको इसके अंदर स्टेबिलिटी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। फिर फोर्थ आता है डिक्लाइन, इसके अंदर आपकी सेल्स है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है और इसके अंदर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजीज फॉलो कर सकते हो, चाहे तो आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो या रिट्रेचमेंट। पोर्टफोलियो एनालिसिस टेक्निक्स, इसके अंदर सबसे पहले आती है बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ये क्या है? सिंपलेस्ट वे टू पोर्ट्रे कॉर्पोरेशंस पोर्टफोलियो। इट इज ऑल्सो नोन एज काउ एंड डॉग मेटाफोर। इसके कारण कंपनी है वो अपने बिजनेस को क्लासीफाई कर सकती है ऑन अ 2 डायमेंशनल ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स पे। जो आपकी वर्टिकल वाली है वो मार्केट ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है और जो हॉरिजॉन्टल वाली है वो रिलेटिव मार्केट शेयर को रिप्रेजेंट करती है। एक कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई कर सकते हैं एसबी को 4 टाइप्स में। पहला आता है स्टार, इसमें मार्केट शेयर भी ज़्यादा होता है, आपको इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा चाहिए और इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। फिर आती है कैश काउ, इसमें ग्रोथ तो कम है बट आपके पास मार्केट शेयर अच्छा खासा है और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की आपकी कम जरूरत होती है और आपकी कॉस्ट भी कम होती है और ऊपर से इसमें ये आपको कैश जनरेट करके देती है। फिर आता है क्वेश्चन मार्क, ये इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रॉब्लम चाइल्ड। इसके अंदर आपको काफ़ी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपके लिए कैश टाइप बन सकता है। फिर आता है डॉग, इसके अंदर आपको ग्रोथ भी कम होती है और आपका शेयर भी कम होता है। इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए और आपको इसमें कोई भी फ्यूचर नहीं दिखता, चाहे तो आप इसको डाइवेस्ट कर दो या लिक्विडेट कर दो।
प्रॉब्लम एंड लिमिटेशंस इन बीसीजी मैट्रिक्स। देखो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स में हम सिंपल लिख सकते हैं, डिफिकल्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, साथ में कॉस्टली है। फिर मैनेजमेंट को अपना क्लासीफाई करना पड़ेगा डिफरेंट एसबीओज में, और साथ में इनको बताना पड़ेगा कि इनका हर एक का ग्रोथ रेट और शेयर कितना, जो काफ़ी डिफिकल्ट है। और ये आपके करंट बिजनेस को एनालिसिस करके दे देगा, बट फ्यूचर के बारे में हमें नहीं पता चलता। फिर स्ट्रेटजीज टू बी अप्लाइड इन बीसीजी मॉडल। सबसे पहले आता है बिल्ड, क्वेश्चन मार्क को बिल्ड कर लेते हैं, कहते हैं आंसर मिल जाए, और स्टार को बिल्ड करते रहते हैं अच्छे तरीके से। फिर सेकंड आता है होल्ड, होल्ड में कहता है आप प्रिजर्व करिए मार्केट शेयर को। फिर थर्ड आता है हार्वेस्ट, हार्वेस्ट आप कैश काउ को कर लो। फिर फोर्थ आता है डाइवेस्ट, डाइवेस्ट किसको करोगे आप, डॉग्स को। सेकंड आता है जीई मॉडल, जीई की फुल फॉर्म क्या है, जनरल इलेक्ट्रिक, ऑल्सो नोन एज बिजनेस प्लानिंग मैट्रिक्स, जीई 9 सेल मैट्रिक्स और जीई मॉडल। अच्छा ये किसी इंस्पायर है, ट्रैफिक कंट्रोल लाइट से। जैसे ट्रैफिक लाइट्स है वो क्रॉसिंग ऑफ ट्रैफिक को मैनेज करती है। ग्रीन का मतलब है गो, एम्बर और येलो का मतलब है कॉशन बचकर, रेड का मतलब है स्टॉप। अच्छा इसके अंदर 2 एक्सपेक्ट यूज हुए हैं, बिजनेस स्ट्रेंथ वो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस शो करती है, और मार्केट अट्रैक्टिवनेस ये आपकी वर्टिकल एक्सिस शो करती है। इसके अंदर हम कैसे डिसीजन लेते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ग्रीन, ग्रीन का मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, आप उसमें ग्रो कर सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो। फिर आता है एम्बर, एम्बर और येलो, इसका मतलब है मैनेजरियल या क्वेश्चन डिसीजन, कि मतलब आपकी मर्जी, आप चाहे आगे भी जा सकते हो तो अपना स्टेप पीछे भी ले सकते हैं। फिर आता है रेड, रेड का मतलब यह है कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आप इसके अंदर एप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी रहेगी, चाहे आप रिटेंचमेंट यूज कर ले, या आप इसमें डाइवेस्टमेंट कर लीजिए, या लिक्विडेट कर दीजिए। थर्ड, एंसॉफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, इट इज प्रपोज्ड बाय आइगर एंसॉफ, ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। फिर आता है इट हेल्प इन डिसाइडिंग दिस प्रोडक्ट एंड मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ये आपको फेयर आइडिया देता है अबाउट ग्रोथ ऑफ बिजनेस इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट एंड मार्केट। इट इज ऑल्सो नोन एज पोर्टफोलियो प्लानिंग टूल। इसके अंदर 4 टाइप्स की स्ट्रेटजी आती है, जैसे मार्केट पेनिट्रेशन, मीन्स एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में सेल करना, मीन्स आपके करंट कस्टमर को ही ज़्यादा सामान बेचना, और वो कब होगा, जब आप उसके ऊपर हैवी इन्वेस्टमेंट करेंगे और पर्सन सेलिंग का एक्सपेंडिचर करेंगे। फिर सेकंड आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, यानी आपको प्रोडक्ट को बढ़ावा देना, यानी एग्जिस्टिंग मार्केट में न्यू प्रोडक्ट को, यानी आपको प्रोडक्ट को भी डेवलप करना पड़ेगा, और साथ में या उसको मॉडिफाई करके आप करंट कस्टमर को सेल कर दीजिए। फिर थर्ड आता है मार्केट डेवलपमेंट, मीन्स न्यू मार्केट एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, यानी आपको आइडेंटिफाई एंड डेवलप करनी पड़ेगी न्यू मार्केट को। फोर्थ आता है डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में, ये रिस्की भी हो सकता है, और ये जो कंपनी है क्या तो उसको उस न्यू मार्केट का एक्सपीरियंस होए या ना भी हो, वो जरूरी नहीं है। अब आते हैं एडीएल मैट्रिक्स, एडीएल मैट्रिक्स derived its name from Arthur D. Little is a portfolio analysis technique based on product life cycle। ये भी आपकी 2 डायमेंशन पे बेस होती है। फर्स्ट आती है आपका इंडस्ट्री की मैच्योरिटी, फिर आती है फर्म की कम्पिटिटिवनेस। फिर जो फर्म की कम्पिटिटिवनेस है वो फॉलोइंग 5 क्राइटेरिया पे बेस है। फर्स्ट है डोमिनेंट, डोमिनेंट में कहते हैं कि आप जिस पोजीशन में वो काफ़ी रेयर है, चाहे तो मोनोपोली के कारण हो सकता है या स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टिव टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स के कारण। सेकंड कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग में क्या कहते हैं कि आपकी पोजीशन काफ़ी अच्छी है, जिसमें आप अपनी स्ट्रेटजी को परस्यू कर सकते हैं बिना कॉम्पिटिटर्स की टेंशन ले। फिर थर्ड कहते हैं ये फेवरेबल, फेवरेबल में कहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी फ्रेगमेंटेड है, जिसमें आपको क्लियर लीडर का कोई आइडिया नहीं है। फिर फोर्थ आता है टीनेबल, टीनेबल में क्या कहता है आपकी फर्म की पोजीशन, आपकी फर्म है वो रीजनेबल गुड परफॉर्म कर रही है, बट कॉम्पिटिशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। फिर फिफ्थ में कहता है वीक, वीक में कहता है जो आपकी पोजीशन है बड़ी अनसेटिस्फैक्ट्री है, बट हाँ इसमें स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। अब आते हैं स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। इसके कारण जो फर्म है वो फ्यूचर ऑप्शंस को अपने ड्राइव कर सकती है। स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो इंटरनल होती है, और अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट वो एक्सटर्नल होती है। अब स्ट्रेंथ ये इनहेरेंट कैपेबिलिटी है, जिसके कारण उन्हें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलती है। वीकनेस इनहेरेंट लिमिटेशन, जिसके कारण उन्हें स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज मिलती है। अपॉर्चुनिटीज फेवरेबल कंडीशन, जिसके कारण फर्म है वो अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन कर सकती है। अब थ्रेट अनफेवरेबल पोजीशन, जिसके कारण उन्हें रिस्क और डैमेज हो सकता है। अब की रीजंस फॉर स्वॉट एनालिसिस, ये लॉजिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है कंपेटिटिव अकाउंट। अच्छा इसके कारण जो स्ट्रेटजिस्ट है वो स्ट्रेटजी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये अब आप आते हैं टोज एनालिसिस, ये क्या काम करता है, ये आपकी मैच करता है स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी है थ्रेट के साथ। जो स्वॉट है वो सिर्फ कंपेयर करता था, ये आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशनशिप में हेल्प करता है, ये आपके स्ट्रेटेजिक चॉइसेस देता है, और जो स्वॉट है वो कोई रेडीमेड सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करता था। जो आपका टोज है वो एक्शन टूल है, और स्वॉट है वो सिर्फ प्लानिंग टूल था। अब ऑप्शंस इन टोज एनालिसिस, इसमें पहले आता है SO, यानी मैक्सी एग्रेसिव स्ट्रेटजी, हाउ वी कैन यूज अवर स्ट्रेंथ टू एक्सप्लोइट अपॉर्चुनिटीज। फिर आता है ST, यानी आपका मैक्सी मिनी, ये क्या है कंजर्वेटिव, इसमें क्या कहता है हाउ वी कैन यूज अवर स्ट्रेंथ टू मिनिमाइज थ्रेट। फिर आता है WO, यानी मिनी मैक्सी, ये है क्या कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी, इसमें कहता है हाउ वी कैन मिनिमाइज अवर वीकनेस टू यूज अवर टू एक्सप्लोइट अपॉर्चुनिटीज। फिर आता है आपका WT,
यानी मिनी मिनी यानी आपकी डिफेंसिव स्ट्रेटजी। ये कहता है हाउ वी कैन मिनिमाइज आवर वीकनेस एज वेल एज थ्रेट। बात हैं टॉपिक डिफरेंट लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज। जैसे मैनेजमेंट है, हर लेवल की अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाती है, फिर इन सारी स्ट्रेटजी को कंसोलिडेट करके एक मेजर स्ट्रेटजी बना के ये दिखाया जाता है कि कंपनी के विजन और मिशन के मद्देनजर में रखते हुए कि हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अब इसमें सबसे पहले आती है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। ये डिसाइड करते हैं हमें किस बिजनेस में होना चाहिए और उस बिजनेस में हम अपनी प्रेजेंस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कैसे गेन कर सकते हैं। सेकंड आती है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। ये एनकम्पासिस करते हैं थीम ऑफ बिजनेस ऑफ कॉम्पिटिटिव। इसमें क्या डिसाइड करते हैं हमें कॉस्ट लीडरशिप फॉलो करनी चाहिए, ये डिफरेंशिएशन या फोकस ऑन अ पर्टिकुलर नीश और सेगमेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। थर्ड आती है फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी करते हैं डिसाइड ताकि हमारी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को इंक्रीज कर सके, जैसे प्रोडक्शन की, फाइनेंस की, मार्केटिंग की। फिर आती है ग्लोबल स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि हम फॉरेन कंट्रीज में कैसे अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन पहले आता है मीनिंग में इन्होंने पहले दो चीज़ों में कहा फॉर डेवलपिंग कंट्रीज दे नीड टू इंटीग्रेट विद वर्ल्ड इकोनॉमी। सेकंड इन्होंने कहा कंपनी लेवल। इसमें भी दो चीज़ें हैं, एक तो उन्हें अपने डोमेस्टिक मार्केट में फॉरेन कंपनी के साथ कम्पीट करना पड़ेगा, सेकंड ये उन्हें हैवी इन्वेस्ट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड एंड दे हैव टू ऑफर डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स टू देयर इंडस्ट्री। अब ए कंपनी कैन गो ग्लोबल कैन बी कॉल्ड एज मल्टीनेशनल और ट्रांसनेशनल। अभी इन दोनों में डिफरेंस करते हैं मल्टीनेशनल और ट्रांसनेशनल में। मल्टीनेशनल है वो होम बेस्ड कंट्री होती है, उनकी सब्सिडी होती है अराउंड द वर्ल्ड, और जो ट्रांसनेशनल है उनकी कोई सब्सिडीज नहीं होती, वो वर्क करते हैं एज ऑन एग्रीमेंट और एसोसिएशन बना के। जो आपकी मल्टीनेशनल है उन्हें सेंट्रलाइज सिस्टम होता है और जो ट्रांसनेशनल है उनको कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता। सेंट्रलाइज सिस्टम होने के कारण मल्टीनेशनल कंपनीज को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, और जबकि ट्रांसनेशनल है उनको कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं, तो उन्हें इतने इश्यूज नहीं, बैरियर्स नहीं फेस करने पड़ते। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल कंपनी। अच्छा, इसमें क्या आता है कॉन्ग्लोमरेट, कॉमन ऑनरशिप, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज, कॉमन स्ट्रेटजी। वाई डू कंपनी गो ग्लोबल? ग्लोबल क्यों जाती है? क्योंकि उन्हें एक्सपेंड करना है। एक रैपिड चेंज ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस कम हो गया तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी। अब फॉरेन कंट्रीज है वो ग्लोबल हो रही है और काफ़ी बड़ी है मार्केट उनकी। एक आपकी जो से इंटरनेशनल बैरियर है वो कोलैप्स हो रही है, राइज इन सर्विस सेक्टर, और एक आपका चीपेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। थैंक यू गाइज।